हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का अपना स्टार लिंक में। ओके, अपना स्टार लिंक। आज मैं 2 दिन बाद आया हूँ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैं कहीं चला गया था, थोड़ा समय नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से देरी हुई आप सबके क्लास में। लेकिन आज के बाद फिर देरी नहीं होगी और एक्स्ट्रा क्लास में लेकर के ही जाऊँगा कहीं। तो स्वागत करते हैं आप सभी का। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना स्टार लिंक। ओके, और इस अपना स्टार लिंक में आपको सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, यू टेट, डीएसएसबी, मतलब तमाम टेट जो भी टीचर से रिलेटेड हैं, ठीक है, जो भी टीचर से रिलेटेड हैं, सीडीपी, ठीक है, ये हुआ बाल विकास, एनवायरनमेंट और एसएसटी, साइंस, मैथ, ठीक है, इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत। स्पेशल बैच चलाएंगे, स्पेशल क्लास चलाएंगे। किसका? इंग्लिश का, ठीक है, क्योंकि एक सर हायर किया हूँ तो वो जो है इंग्लिश से एमए हैं और इंग्लिश काफ़ी अच्छा जानते हैं। तो इंग्लिश आप सबके लिए मैं जो है इस अपना स्टारलिंक चैनल पर उसको जरूर पढ़वाऊँगा। और अपना स्टारलिंक में याद रखिए, आसान भाषा में आपको जो है क्लास मिलेगी। कॉन्सेप्ट बेस टीचिंग लर्निंग होगा, ठीक है। 0 से लेवल तक की तैयारी कराई जाएगी। पीवाईक्यू हर क्लास के अंत में ज़रूर दिया जाएगा, जिससे आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो सके, ठीक है। और एग्ज़ाम ट्रिक्स ये ज़रूर बताए जाएंगे कि किस प्रकार से एग्ज़ाम हॉल में बैठने के बाद कौन सा ट्रिक, कौन सा दिमाग लगाना है, जिससे क्वेश्चन का आंसर आराम से मिल जाए, ठीक है। और याद रखिए, सीटेट में वही सफल होता है जो रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ता है। आज की एक क्लास कल की सरकारी नौकरी आपको दिला सकती है 100%, ठीक है। इससे इसीलिए अपना स्टारलिंक इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल ना भूलें और लोगों के पास शेयर कीजिए, जिससे कि उन्हें भी मदद मिल सके, ठीक है। और बेल आइकन दबाने से क्या होता है ना, सीटेट की कोई भी क्लास मिस नहीं होगी आपकी, इसलिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ठीक है। एक बात कहना है कि सीटेट मुश्किल नहीं है, गलत तरीका मुश्किल है पास करने का, मतलब एग्ज़ाम देने का। सही कॉन्सेप्ट के साथ सिलेक्शन निश्चित है 100%। मैं जिस तरह से बताता हूँ, उदाहरण बेस्ड, उदाहरण से समझना बहुत ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि यदि आप उदाहरण से समझ जाएंगे तो हमेशा के लिए माइंड में बैठ जाता है। अगर आप उदाहरण से नहीं समझेंगे, वैसे ही बस समझ जाएंगे, मतलब रटा रटाया बताया हुआ, तो उतना अच्छे से समझ में आता नहीं है, ठीक है। आपको रोज सिर्फ 2 घंटे ही पढ़ना है लगातार, लेकिन 90 दिन पढ़ना है, जिससे आपका कॉन्सेप्ट पूरा जो है क्लियर हो सके, ठीक है। और अपना स्टारलिंक यही है जहाँ कॉन्सेप्ट बनता है आसान, ठीक है। तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें। उससे पहले हम जो है अपना मतलब अध्याय शुरू करते हैं, जो हमारा आज का क्लास 7वां है। 7वें क्लास में हम 0 to हीरो का बैच चलाए हुए हैं और इस बैच में आपको लेके चलते हैं बाल विकास की अवस्थाओं के पास, ठीक है। स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, ये कितने प्रकार का होता है, कैसे होता है और इसमें क्या क्या होता है, उसको हम सीखेंगे। इसमें क्या क्या होता है देख लीजिए। विकास की अवस्थाएं क्या होती हैं, इसको भी जानेंगे। विकास को अवस्थाओं में क्यों बांटा जाता है, ये भी जानना बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। और गर्भपूर्व अवस्था क्या होती है, ये तो इम्पोर्टेंट है। शैशवावस्था, जो भी तक हम पढ़ते चले आ रहे हैं। प्रारंभिक बाल्यावस्था, ये भी जानते सुनते चले आ रहे हैं। उत्तर बाल्यावस्था, इसे भी समझते चले आ रहे हैं। किशोरावस्था, इसे भी सुनते चले आ रहे हैं। लेकिन ये सब है क्या, कैसे ये माना जाएगा कि यही अवस्था चल रही है? तो इसको हम थोड़ा सा ब्रीफ में समझ के इसको पूरा पूरा एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, एज ए एग्जाम्पल, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ऐसा नहीं है कि बस केवल हवा हवाई सर के ऊपर से उड़ जाए, ठीक है। चलिए, तो मान लो एक कहना है, प्रश्न भी है आप सबसे, कमेंट में बताइएगा जो मैं
पूछ रहा हूँ कि एक नवजात बच्चा दुनिया को कैसे देखता है? बताओ। एक नवजात बच्चा दुनिया को कैसे देखता है? जैसे जिसका जन्म हुआ, वो बच्चा जब जन्म लिया, आँखें खोला अपना, तो वो पूरी दुनिया को कैसे देखेगा, किस नज़र से? वह कब अपने आस-पास की चीज़ों को पहचानना शुरू करता है, ये भी तो जानना है। वह कब बोलना सीखता है? कब उसमें मैं खुद करूँगा वाली भावना आने लगती है? आती है ना अभी आप सब में? तो ये मैं खुद कर लूँगा ये भावना उसमें कब आती है? किस उम्र में आती है? और आखिर वह उम्र कब आती है? जब उसके शरीर के साथ-साथ उसकी सोच और भावनाओं में भी बहुत बड़े बदलाव होने लगते हैं। ठीक है दोस्तों? अगर हम बच्चे को समझना चाहते हैं, तो हमें उसके विकास की यात्रा को समझना होगा और इस यात्रा को समझने के लिए आज से हम पढ़ेंगे बाल विकास की अवस्थाएँ। बाल विकास की अवस्थाएँ जो है हम स्टार्ट कर चुके हैं। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी पर पूरा बाल विकास टिका हुआ है। बाल विकास अवस्थाएँ, ये अवस्थाएँ क्या होती हैं? थोड़ा बड़ा टॉपिक है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मज़ेदार टॉपिक होने वाला है क्योंकि मैं जिस तरीके से समझाता हूँ ना दोस्तों, उस तरीके से कोई समझा नहीं पाता है। तो इसलिए जो है मेरी क्लास करने के बाद आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है? तो थोड़ा हम छोटा रिवीजन कर लेते हैं ब्रीफ में। पिछली 6 क्लास में हमने क्या पढ़ा था, उसे भी जान लेते हैं, ठीक है? विकास एक सतत प्रक्रिया है। इसको हम थोड़ा-सा पॉज़िटिव सोचेंगे, ठीक है? पॉज़िटिव चीज़ है ये। ये पॉज़िटिव चीज़ आपको सोचना है, पॉज़िटिव चीज़ जानना है। ऐसा नहीं है कि मैं नेगेटिव सिर्फ़ बता रहा हूँ, बस ये पॉज़िटिव में इसलिए बता रहा हूँ, मैं सीटेट के बेस पे बता रहा हूँ, ताकि सीटेट जो है आपका गड़बड़ ना हो सके। इसलिए जो है सीटेट के बेस पे बता रहा हूँ, ताकि सीटेट आपका गड़बड़ ना हो सके। तो थोड़ा-सा पॉज़िटिव सोचेंगे, पॉज़िटिव हम हमेशा चीज़ें याद रखेंगे, ठीक है? जिससे सीटेट में जो है पॉज़िटिव चीज़ें ही ज़्यादातर सही होती है, नकारात्मक चीज़ें ज़्यादातर नहीं सही होती है। तो हमने जाना विकास एक सतत प्रक्रिया है, ठीक है? विकास जो है क्रमबद्ध हो विकास जो है क्रमबद्ध होता है, ये भी सही है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। याद रखिएगा, ये याद याद रखने वाली चीज़ है, ठीक है? याद रखना है सब में ये। तो विकास एक सतत प्रक्रिया है। सतत प्रक्रिया आप लोग जान ही रहे हो कैसे है, ठीक है? सतत का मतलब क्या होता है? धीरे-धीरे और लगातार। याद रखिए मैं बताया था। सतत का मतलब होता है धीरे-धीरे और लगातार। क्रमबद्ध का मतलब होता है निश्चित क्रम होता है, ठीक है? और सामान्य से विशिष्ट की ओर का मतलब होता है बच्चा नॉर्मल मतलब कार्य करता है, उसके बाद मतलब विशिष्ट कौशल की ओर चला जाता है। और सिर से पैर की ओर मतलब है गर्दन से लेकर के पैर तक का पूरा विकास होता है। केंद्र से बाहरी भाग हो मतलब हुआ केंद्र मतलब हुआ पूरा शरीर, शरीर से बाहरी भाग मतलब हाथ-पैर बाहर की तरफ पकड़ना, खेलना, ये सब बाहरी भाग हुआ। और हर बच्चे की विकास गति अलग हो सकती है। ये भी पिछले क्लास में पढ़ाया था ये सब, ठीक है? इतना तो याद ही होगा आप सबको। तो हर बच्चे की विकास गति अलग हो सकती है। अब थोड़ा हम आगे देखते हैं। ये हुआ विकास पर वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है, ठीक है? विकास पर वंशानुक्रम मतलब माँ-बाप और साथ में पर्यावरण भी बहुत ज़रूरी है। तब जाकर के जो है विकास सही रूप से पूर्ण रूप से विकास होता है। क्योंकि अगर सिर्फ़ वंशानुक्रम होगा तब भी पूरा विकास नहीं हो सकता है और सिर्फ़ अगर वातावरण मिल जाए तो भी उतना पूरा विकास नहीं हो सकता है जब तक जो है वंशानुक्रम पूरा ना हो। तो इसलिए और ठीक है, विकास बहुआयामी होता है और विकास में परिपक्वता तथा अधिगम दोनों की भूमिका अवश्य होती है। ये छठे क्लास में भी पढ़ाया था, ठीक है? विकास बहुआयामी होता है और विकास में परिपक्वता तथा अधिगम दोनों की भूमिका होती है। और अब सवाल है कि क्या विकास जन्म के बाद ही शुरू होता है? कमेंट कीजिए आप लोग। नहीं जानते हो तो मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। क्या विकास जन्म के बाद ही शुरू होता है? नहीं, विकास उससे पहले हो रहा होता है। कैसे? तो आज की क्लास शुरू होती है कि कैसे होती है? विकास जन्म के पहले ही शुरू। तो चलिए विकास की अवस्था क्या होती है इसके पहले हम जानते हैं, ठीक है? इसके बाद हम आगे बातें करते हैं। तो चलिए, बच्चे का विकास एक लंबी यात्रा है। इस यात्रा में अलग-अलग समय पर उसके शरीर, सोच, भाषा, भावना और सामाजिक व्यवहार में अलग-अलग तरह के परिवर्तन होते रहते हैं और इन अलग-अलग चरणों को हम क्या कहते हैं? विकास की अवस्थाएँ। ठीक है दोस्तों? ये जैसे
क्या होता है ना, जब विकास की अवस्था होती है तो विकास की अवस्था में उसका जो शरीर होता है, उसकी जो सोच होती है माइंड खोपड़ी में, और उसका जो भाषा होता है लैंग्वेज, ठीक है, और उसका जो सामाजिक व्यवहार होता है समाज के प्रति, उसमें अलग अलग तरह के परिवर्तन होते हैं। हर बार अलग अलग तरह के परिवर्तन होते हैं, और इन अलग अलग चरणों को, जो अलग अलग परिवर्तन होता है, इसी को हम विकास की अवस्था कहते हैं। सरल शब्दों में समझिए क्या होता है। विकास की अवस्था व्यक्ति के जीवन का वह चरण है जिसमें कुछ विशेष प्रकार के विकासात्मक परिवर्तन दिखाई देते हैं। विशेष प्रकार के विकासात्मक मतलब कि इसमें अलग सोच हो गई, ये अलग भाषा बोलने लगा, अलग भावना इसकी हो गई, अच्छी भावना हो गई, ये समाज में व्यवहार अच्छा करने लगा है। तो यही है विकास की अवस्था, ठीक है। विकास की अवस्था के जीवन का वह चरण है जिसमें कुछ विशेष प्रकार के विकासात्मक परिवर्तन दिखाई देते हैं, वही तो है विकास की अवस्थाएं। अच्छा, विकास की अवस्थाओं में क्यों बांटा जाता है? अब सवाल आता है कि जब विकास लगातार चलता रहता है तो फिर इसे अलग अलग अवस्थाओं में बांटने की जरूरत क्यों है? बताओ, आप लोग को कुछ समझ में आ रहा है कि बस हवा से उड़ जा रहा है? नहीं, समझ में आना चाहिए, ठीक है। इसमें क्या होता है, और अभी ये देखते हैं, हाँ ये है ना। तो जब विकास लगातार चलता रहता है तो फिर इसे अलग अलग अवस्थाओं में बांटने की क्या जरूरत है? क्योंकि हर उम्र में बच्चे की जरूरत अलग होती है, ठीक है। हर उम्र में बच्चे की जरूरत अलग होती है। एक नवजात शिशु को जिस चीज की जरूरत है वही जरूरत 10 साल के बच्चों को नहीं होगी। जैसे जैसे एग्जाम्पल समझो, जैसे क्या होता है कि मान लो एक नवजात शिशु है, इसको दूध की ज़रूरत है, ठीक है, और इसे वो जो मिलता है निप्पल, निप्पल में माँ ने जो है दूध भर के दे दिया, अब आराम से पी रहा है। लेकिन क्या अगर ये 10 साल का हो गया तो फिर वही निप्पल की ज़रूरत इसे फिर भी पड़ेगी? बिल्कुल नहीं पड़ेगी। तो ये 10 साल के बच्चे की ज़रूरत अलग है और किशोर की ज़रूरत अलग होगी। जब किशोरावस्था में बच्चा पहुंचेगा तब उसकी जो ज़रूरत होगी जिस सामान की, जिस चीज़ की, वो अलग हो जाएगी। इसलिए शिक्षक के लिए यह समझना बहुत ज़रूरी है कि किस अवस्था में, ठीक है, किस अवस्था में बच्चे का विकास और किस दिशा में हो रहा है, उसे किस प्रकार के सहयोग की आवश्यकता है, यह शिक्षक को समझना बहुत ज़रूरी है। क्या समझना बहुत ज़रूरी है? किस अवस्था में बच्चे का विकास किस दिशा में हो रहा है और उसे किस प्रकार के सही सहयोग की आवश्यकता है, यह शिक्षक को बहुत जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो अब शुरू होती है विकास की यात्रा। हम विकास की यात्रा को सामान्य रूप से इन अवस्थाओं में समझ सकते हैं। कैसे? गर्भ पूर्व अवस्था, ठीक है, गर्भ पूर्व अवस्था, इसके बाद आता है शैशवावस्था, इसके बाद आता है प्रारंभिक अवस्था, इसके बाद उत्तर बाल्यावस्था, इसके बाद किशोरावस्था, ठीक है। तो इतने अवस्था हुए, कितने अवस्था हुए याद रखिएगा। गर्भ पूर्व, गर्भ पूर्व, इसके बाद शैशवा, इसके बाद प्रारंभिक, ठीक है, इसके बाद उत्तर बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था। ये कितने हुए? 5, ठीक है। ये 5 अवस्थाएं आपको जो है जानना बहुत जरूरी है। तो उसको अब एक एक करके समझते हैं। क्या? पहले गर्भपूर्व अवस्था को समझते हैं। गर्भपूर्व अवस्था में क्या होती है? यह अवस्था जन्म से पहले की है, ठीक है। यह अवस्था जन्म से पहले की होती है। इसमें क्या होता है? यह गर्भ से पहले की विकास होती है, गर्भ से पहले की विकास, ठीक है। गर्भ से पहले की मतलब विकास होता है। इसमें क्या होता है कि जैसे बच्चा अभी माँ के गर्भ में ही है, बच्चा अभी माँ के गर्भ में है, लेकिन इसका क्या, इसका मतलब क्या यह है कि विकास अभी शुरू नहीं हुआ है? जब गर्भ में आ गया है तो विकास तो शुरू हो ही गया है। हैं? बताओ, कमेंट करके बताओ। अगर विकास गर्भ में आ गया है तो विकास शुरू हो गया है? बिल्कुल नहीं। क्यों? उसको भी जानते हैं।
वास्तव में विकास की प्रक्रिया जन्म से पहले ही शुरू हो जाती है, ये सत्य बात है। गर्भावस्था के दौरान बच्चे के शरीर और मस्तिष्क का विकास होता है, ठीक है। देखो ये बता रहा है बच्चा अभी माँ के गर्भ में है, लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि विकास अभी शुरू नहीं हुआ है? तो बिल्कुल नहीं, मतलब विकास स्टार्ट हो गया है, विकास की शुरुआत हो चुकी है। बच्चा जब गर्भ में आया तो विकास की शुरुआत हो चुकी है। तो वास्तव में विकास की प्रक्रिया जन्म से पहले ही शुरू हो जाती है, सत्य बात है। गर्भावस्था के दौरान बच्चे के शरीर, जब बच्चा गर्भ में चला गया तो उस समय बच्चे का जो है शरीर, मस्तिष्क, मानसिक, ये सब विकास शुरू होता है। इसलिए गर्भावस्था के दौरान माँ का स्वास्थ्य, पोषण और वातावरण बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। जिस प्रकार से माँ का वातावरण और जो है स्वास्थ्य और पोषण होगा, उसी प्रकार से बच्चा भी विकास करता है। सीटेट का पॉइंट है, याद रखिएगा, ठीक है। विकास की प्रक्रिया जन्म से पहले ही प्रारंभ हो जाती है, लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखें, गर्भावस्था की सटीक समय सीमा और उपविभाजन अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग तरीके से मिल सकते हैं। इसलिए सीटेट में मुख्य बात क्या है कि जन्म से पहले भी विकास होता है। बस इतना समझिएगा कि जन्म से पहले भी विकास होता है, जन्म से पहले भी विकास होता है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा शैशवावस्था को समझते हैं। अभी किसको समझ रहे थे? गर्भावस्था को, ठीक है। गर्भ पूर्व विकास को समझ रहे थे, ये अवस्था थी ना। तो इसके बाद अब हम समझेंगे शैशवावस्था को। शैशवावस्था में क्या है, ठीक है, इन्फेंसी। इन्फेंसी को समझते हैं कि अब जैसे बच्चा जन्म ले चुका है, अभी तक तो गर्भ में था, तो गर्भ में उसका विकास हुआ, लेकिन अब बच्चा जो है जन्म ले चुका है। जन्म ले चुका है तो क्या होगा, यह जीवन का बहुत महत्वपूर्ण चरण है, ठीक है। और इस अवस्था में बच्चा धीरे धीरे अपने आसपास की दुनिया से परिचित होता है। बच्चा तो जन्म ले चुका है ना, आंखें खोल चुका है, पृथ्वी पर आ चुका है, अपने माँ बाप को समझ रहा है, देख रहा है। तो इस अवस्था में बच्चा धीरे धीरे अपने आसपास की दुनिया से परिचित होता है कि ये कौन है, ये कौन है, ठीक है, इससे परिचित होता है। इसके बाद वह देखता है, सुनता है, आवाज़ों पर प्रतिक्रिया देता है, लोगों को पहचानना शुरू करता है, धीरे धीरे बैठता है, रेंगता है और फिर चलना सीखता है। भाषा के शुरुआती रूप विकसित होने लगते हैं, जैसे जो घर में माँ बाप जो है बोलते रहते हैं भाषा के रूप में, वही बच्चा भी सीखता है, ठीक है। तो ये सब हुआ। उसके बाद अब इस अवस्था की प्रमुख विशेषता क्या है? किसकी? शैशवावस्था की बात हो रही है, ठीक है। जब अलग अवस्था पढ़ाएंगे तब अलग अलग देखिएगा, लेकिन अभी शैशवावस्था की बात हो रही है। तो इस अवस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या है? शारीरिक विकास, बच्चे के शरीर और मोटर कौशल में तेजी से परिवर्तन होते हैं, वह धीरे धीरे अपने शरीर पर नियंत्रण प्राप्त करता है। इसके बाद फिर भाषा विकास होता है, ठीक है। उसके विकास में भाषा विकास भी होता है। पहले पहले क्या होता है, बच्चा रोने और अलग अलग ध्वनियों से अपनी जरूरत व्यक्त करता है। धीरे धीरे वह ध्वनियों और शब्दों की ओर बढ़ता है, तभी तो उसका भाषा सब है समझ में आता है, वो अपनी भाषा में बात करता है, वो भाषा को पूरी कोशिश करता है समझाने की, ठीक है, प्रतिक्रिया देता है। तो अब सामाजिक विकास भी इसमें होता है। बच्चा अपने माता पिता और देखभाल करने वालों से जुड़ाव विकसित करता है, जिससे उसे मतलब सहायता प्राप्त होता है, बच्चा उसी को इंगित करता है। और उसमें भावनात्मक विकास होती हैं, जैसे खुशी, डर, असहजता जैसी भावनाओं को अलग अलग तरीकों से व्यक्त करता है। उस यही तो है भावनात्मक विकास, जिसमें खुशी आए, डर जाए, बच्चा असहज महसूस करे, यही सब जो भावना होती है, यही सब भावनाओं का विकास होता है। जैसे भी किसी बच्चे को डरा दिया जाए तो वो रोने लगता है, ठीक है, आपके पास बार बार नहीं जाएगा, तो यही सब है। अब हम प्रारंभिक बाल्यावस्था की बात करते हैं, अर्ली चाइल्डहुड, ठीक है। अब बच्चा थोड़ा बड़ा हो चुका है, वह अपने आसपास की दुनिया को समझने और उसमें सक्रिय रूप से भाग लेने लगता है। इस अवस्था में बच्चे में भाषा का तेजी से विकास होता है, कल्पना शक्ति बढ़ती है, खेल में रुचि बढ़ती है, जिज्ञासा बढ़ती है और प्रश्न पूछने की आदत होती है, जैसी विशेषताएं दिखाई देती हैं। किसमें? प्रारंभिक बाल्यावस्था में, ठीक है। जब बच्चा प्रारंभिक बाल्य, अभी तो वो किशोर मतलब वो उसमें था, शैशवावस्था में था,
गर्भावस्था हुआ, गर्भावस्था से शैशवावस्था हुआ, अब शैशवावस्था से प्रारंभिक बाल्यावस्था में आया हुआ है। ठीक है, तो प्रारंभ ये क्या हुआ भाई, हाँ शैशवावस्था, ठीक है, ये प्रारंभिक बाल्यावस्था हुआ। प्रारंभिक बाल्यावस्था में आप देख ही रहे हैं किसका होगा, भाषा का तेजी से विकास होगा, कल्पना शक्ति बढ़ेगी, खेल में रुचि बढ़ेगी, जिज्ञासा बढ़ेगा, प्रश्न पूछने की आदत जैसी विशेषताएं बहुत ज़्यादा दिखाई देती हैं। भैया ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ, ये क्यों हो रहा है, ऐसे जो है क्वेश्चन बहुत ज़्यादा करते हैं बच्चे। अच्छा, एक बहुत महत्वपूर्ण बात हम करते हैं कि इस उम्र में बच्चा अक्सर पूछता है क्यों, ये देखिए क्यों, कैसे, यह क्या है। ठीक है, इस उम्र में बच्चे ये सब बहुत पूछते हैं क्योंकि उसमें जिज्ञासा होती है, प्रश्न पूछने की आदत बहुत ज़्यादा दिखती है। ठीक है, तो लेकिन ऐसा क्यों होता है, बताओ ऐसा क्यों होता है। अगर कोई शिक्षक हर सवाल पर कहे चुप रहो तो क्या होगा, बच्चे की जिज्ञासा दब सकती है। ठीक है, इसलिए शिक्षक को चाहिए कि वह बच्चों के प्रश्नों को सीखने के अवसर के रूप में देखे। ये क्वेश्चन हमेशा आता है, याद रखिएगा। शिक्षक को चाहिए कि वह बच्चों के प्रश्नों को सीखने को अवसर के रूप में देखे। ठीक है, सीटेट के दृष्टिकोण में बता रहा हूँ। चलिए सीटेट के दृष्टिकोण से मैं प्रारंभिक बाल्यावस्था में थोड़ा बात करते हैं। क्या होती है, खेल, गतिविधि और अनुभव के माध्यम से सीखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, इसलिए यदि कोई प्रश्न पूछे कि छोटे बच्चों को कैसे पढ़ाना चाहिए, ठीक है, अगर मान लो कोई जैसे कोई भी जो है प्रश्न कर रहा है कि बताओ भैया छोटे बच्चों को किस तरह से पढ़ाया जाए ताकि जो है बच्चे को समझ में भी आए और आपसे असहज भी महसूस ना करे, तो व्याख्यान नहीं देना है। सिर्फ व्याख्यान अगर दोगे तो बच्चा बोर हो जाएगा, तो व्याख्यान बिल्कुल नहीं देना है। तब फिर क्या करना है, उसको जो है खेल आधारित करना है। ठीक है, खेल पर आधारित जो है मतलब शिक्षा देनी है। फिर गतिविधि आधारित देनी है, गतिविधि आधारित और बाल केंद्रित शिक्षण अधिक उपयुक्त माना जाता है। याद रखिएगा, ये किताबों में मिलता है, इसे याद रखिए। कैसे, खेल आधारित। अच्छा, थोड़ा सा खेल आधारित को भी हम उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसे सब समझ लेते हैं, तब तो मज़ा ही नहीं आएगा आपको। चलिए, खेल आधारित में क्या होता है कि बच्चे को जब शिक्षा दी जाती है ना, तो कुछ देर के लिए खेल खेल की भावनाओं में बैठ दिया जाता है। जैसे क्या होता है कि अभी मतलब जैसे गिनती बताना है या कुछ पहचानना है, किसी मतलब किसी का भी रूप देखना है, मतलब कोई भी खेल पहचानना है तो, या आकार पहचानना है, तो बच्चे को, एक बच्चे को चोर किया जाता है, चलो भाई तुम आउट हो गए हो, जाओ तुम देख करके आओ पीछे से। इसके बाद सभी बच्चे को पहचानो कि सभी एक जैसे कर रहे होंगे, लेकिन कोई एक रंग बदल रहा होगा, तो जो कलर बदल रहा होगा उसी को आपको पकड़ना है। तो वही जो बच्चा कलर पकड़ता है, इसी से तो जो है विकास की गति होती है कि नहीं, खेल गतिविधि में। और इसके बाद खेल गतिविधि हुई, और गतिविधि तो आधारित तो होती है, गति खेल कर रहा है तो गतिविधि बिल्कुल आधारित है उसमें। बाल केंद्रित शिक्षण है, बाल केंद्रित मतलब बालकों को केंद्र मान करके, मतलब बालक के ही हित में वो खेल होना चाहिए, बालक के हित में ही वो शिक्षण होना चाहिए, तभी बालक को समझ में आएगा। ठीक है, ये हुआ प्रारंभिक बाल्यावस्था। अब बात करते हैं उत्तर बाल्यावस्था की। उत्तर बाल्यावस्था यानी लेट चाइल्डहुड। इसमें क्या होता है कि अब बच्चा धीरे धीरे अधिक सामाजिक और तार्किक गतिविधियों में भाग लेने लगता है। ठीक है, बच्चा धीरे धीरे अधिक सामाजिक मतलब ढेर सारे समाज में जाना और तार्किक गतिविधियों में भाग लेने लगता है। वह क्या करता है, समूहों में काम करना सीखता है, मित्र बनाता है, नियमों को समझता है, तुलना करता है और अपनी क्षमताओं को पहचानना शुरू करता है कि मेरी क्षमता क्या है, मैं कहाँ तक जा सकता हूँ। ठीक है, और विद्यालय उसके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाता है। क्यों? क्योंकि विद्यालय में ही तो वो सब कुछ पाता है। क्या पाता है? समूह पाता है, जिसमें समूह में काम करने की कोशिश करता है। ठीक है, और अपना मित्र बनाता है, नियमों को समझता है जो टीचर समझा रहे होते हैं। वो एक दूसरे से तुलना करता है अपनी, कि हम उसके मतलब कितने करीब हैं, उससे ज़्यादा पढ़ने में तेज हैं या कम हैं। ठीक है,
और अपनी क्षमताओं को पहचानना शुरू करता है। तो विद्यालय, जहाँ विद्यालय में ये सब उसने पाया, तो विद्यालय को ही वो अपने जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बना लेता है। और इस अवस्था में शिक्षक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि बच्चा केवल किताब से नहीं सीखता है, वह शिक्षक को देख करके भी सीखता है, साथियों से सीखता है और अपने अनुभव से सीखता है। ठीक है, अपने अनुभव से सीख लिया। उसके बाद अब हम बात करते हैं किशोरावस्था की। ज़्यादा बिना मतलब बहुत ज़्यादा लागना लपेटना नहीं है इसमें। क्या क्यों? क्योंकि बहुत आसान भाषा में है, बहुत आसान भाषा में मैं आपको समझाते चल रहा हूँ। ठीक है, बहुत आसान, बहुत नंबर एक उदाहरण से, जिससे आपको समझ में भी आ रहा होगा। ऐसा नहीं है कि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। यदि आपको समझ में नहीं आता तो आप कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, मैं फिर से इस पर वीडियो बनाऊंगा और अच्छे और तरीके से थोड़ा कोशिश करूंगा इजी तरीके से आपको समझाया जाए। चलिए अब किशोरावस्था की बात करते हैं। किशोरावस्था में अब हम एक महत्वपूर्ण अवस्था पर पहुंचते हैं। किसमें? किशोरावस्था में। ये बहुत महत्वपूर्ण क्यों है, इसको समझिए। यह बाल्यावस्था और वयस्कता के बीच का संक्रमण काल है, क्योंकि यही बाल्यावस्था के बाद बच्चा वयस्क बनने की कोशिश करता है किशोरावस्था में। ठीक है, और इस अवस्था में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक स्तर पर महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं। ठीक है, इस अवस्था में शारीरिक, मानसिक और सामाजिक और भावनात्मक स्तर पर बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं, इसलिए इसे हम किशोरावस्था कहते हैं। इसमें क्या होता है? शारीरिक परिवर्तन होता है, शरीर में तेजी से परिवर्तन दिखाई देता है। जो बच्चा अभी इतना बड़ा था, वो बहुत जल्दी बढ़ करके मतलब काफ़ी इतना बड़ा हो सकता है। ठीक है, इसी में जो है बच्चे का विकास बहुत तेजी से होता है। इस तो और क्या होता है? यौनारंभ से जुड़े परिवर्तन होते हैं। उम, ठीक है? यौनारंभ इसमें आती है, मतलब युवावस्था, युवक बनने की होड़ लगी रहती है इसमें। और भावनात्मक परिवर्तन होते हैं, भावनाएँ अधिक तेज़ी से हो सकती हैं। कभी बहुत खुशी हो जाएगी, कभी बहुत गुस्सा होगा बच्चे को, कभी चिंता सताने लगेगी, कभी असुरक्षा महसूस होगी। इसलिए इस अवस्था में शिक्षक को संवेदनशील होना चाहिए बच्चों के प्रति, ठीक है? और सामाजिक परिवर्तन भी इसमें होते हैं। इसमें क्या होते हैं? सामाजिक परिवर्तन भी होते हैं। किशोर अपने मित्रों और साथियों को अधिक महत्व देने लग सकते हैं। उनमें अपनी पहचान बनाने की इच्छा बढ़ती है, ठीक है? और मानसिक विकास होता है। वे अधिक जटिल विचारों और अमूर्त अवधारणाओं को समझने की क्षमता विकसित करते हैं, ठीक है? वे प्रश्न पूछते हैं, मैं कौन हूँ? मेरा भविष्य क्या है? मैं क्या बनना चाहता हूँ? मैं क्यों पढ़ रहा हूँ? यानी क्या करते हैं वो? पहचान बनाने की कोशिश करते हैं। मेन तरीका ये है पहचान का, ठीक है? पहचान का विकास बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है? वीवीआईपी, पहचान। क्या है इसमें? पहचान है, पहचान होनी चाहिए बच्चे का, ठीक है? अब इसमें क्या करते हैं हम? थोड़ा ऊपर करते हैं। सीटेट का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है? अगर कोई बच्चा किशोरावस्था में है और उसके व्यवहार में बदलाव दिखाई दे रहा है, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए बताओ? अगर कोई भी बच्चा किशोरावस्था में है, मतलब यौनारंभ में आ रहा है धीरे-धीरे, अब उसकी पहचान बहुत मेन मायने रख रही है। उसके व्यवहार में अगर बदलाव दिखाई दे रहा है, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? बताओ? उसे समस्या वाला बच्चा नहीं कहना चाहिए, बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। उसका मज़ाक नहीं उड़ाना चाहिए, बिल्कुल नहीं उड़ाना चाहिए। उसे सबके सामने शर्मिंदा नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बच्चा जो है, बालक जो है ना, गुस्सा गुस्सा हो जाता है। कभी-कभी गुस्सा, कभी-कभी खुशी, कभी गम, ऐसा उसके साथ होता रहता है। तो चिड़चिड़ापन होने लगेगा, मतलब उसमें बच्चा कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा। तो इसलिए ये सब शिक्षक को नहीं करना चाहिए। उसे समस्या वाला बच्चा नहीं कहना चाहिए, उसका मज़ाक नहीं उड़ाना चाहिए, उसे सबके सामने शर्मिंदा नहीं करनी चाहिए। यही एक अच्छे शिक्षक की पहचान है। तो फिर उसके साथ क्या करना चाहिए? उसके विकासात्मक परिवर्तनों को समझना चाहिए, उसे भावनात्मक सहयोग देना चाहिए और सम्मान और संवेदनशीलता के साथ व्यवहार करना चाहिए। ठीक है? अब सभी अवस्थाओं का एक साथ रिवीजन करते हैं, बिल्कुल थोड़ा ब्रीफ में, ठीक है? अब ब्रीफ में जो है इसको समझते हैं। गर्भ पूर्व किसे कहते हैं? चलिए थोड़ा समझते हैं। ये इसको काम नहीं करता जल्दी। गर्भ पूर्व किसे कहते हैं? जन्म से पहले विकास, शैशवावस्था तेजी से शारीरिक और प्रारंभिक भाषा, सामाजिक विकास, ठीक है? शैशवावस्था में तेजी से शारीरिक विकास होता है, प्रारंभिक भाषा समझिए, और सामाजिक विकास मतलब अपने माँ-बाप से मतलब बच्चा कनेक्ट होता है, ठीक है?
प्रारंभिक बाल्यावस्था जिज्ञासा बढ़ती है, भाषा बढ़ती है, खेल और कल्पना होती है, ठीक है। उत्तर बाल्यावस्था में सामाजिक संबंध बढ़ते हैं, नियम होते हैं, समूह और विद्यालय में बच्चा बहुत अधिक सहयोग पाता है। किशोरावस्था में तीव्र पहचान, बहुत जल्दी से पहचान बनाने की कोशिश लगी रहती है। पहचान और स्वतंत्रता की खोज, मैं क्या हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्यों पढ़ रहा हूँ, ये सब उसके लिए बहुत मायने रखने लगता है, ठीक है। अब एक बहुत जरूरी बात हम करते हैं, सीटेड कॉन्सेप्ट, ठीक है। कॉन्सेप्ट हमारा तभी क्लियर होगा जब हम इस बात को समझेंगे। किस बात को? कि हर बच्चा एक ही उम्र में एक जैसा व्यवहार नहीं करेगा। ये ध्यान रहे आप सबको कि हर बच्चा एक ही उम्र में एक जैसा व्यवहार कभी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं, वंशानुक्रम उनका अलग अलग होता है, वातावरण सबका अलग अलग होता है, अनुभव अलग अलग होते हैं, विकास की गति अलग अलग होती है। इसलिए किसी बच्चे की तुलना दूसरे बच्चे से करना कतई उचित नहीं है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना होगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर जाएंगे आप तो पूरा जो है विकास की अवस्थाओं को समझ जाएंगे, ठीक है। आज का सबसे बड़ा एग्जाम पॉइंट देख लेते हैं। बाल विकास को समझने का अर्थ केवल यह जानना नहीं है कि किस उम्र में बच्चा क्या कर सकता है, ठीक है, बल्कि यह समझना है कि अलग अलग विकासात्मक अवस्थाओं में बच्चे की आवश्यकताएं, क्षमताएं और व्यवहार किस प्रकार से बदलते हैं। यही तो समझना था। विकास की अवस्था का मतलब ये थोड़ी है कि बच्चा किस उम्र में क्या कर सकता है, बल्कि विकासात्मक अवस्थाओं में बच्चे की आवश्यकताएं क्या हैं, क्षमताएं क्या हैं और व्यवहार किस प्रकार से बदलते हैं, ये जानना बहुत जरूरी था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उदाहरण के माध्यम से आई होप आप जान गए होंगे। तो अब हम MCQ क्वेश्चन भी देख लेते हैं थोड़ा, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि हम इसको जो है जरूर बताते चलेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होता चले, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 1 की। विकास की प्रक्रिया कब से शुरू मानी जाती है? जन्म के बाद, विद्यालय जाने के बाद, या जन्म से पहले, या किशोरावस्था में? बताओ। इसको बंद करो अभी, ठीक है। चलो बताओ, कमेंट करो। अभी मैं जस्ट बता के आया हूँ, समझा के आया हूँ बिल्कुल अच्छी तरह से। विकास की प्रक्रिया कब से शुरू मानी जाती है? तो जन्म से पहले, क्योंकि जब भ्रूणावस्था में होता है तभी तो विकास होना स्टार्ट हो जाता है, तभी से विकास होना जो है पूरा स्टार्ट हो जाता है, तो जन्म से पहले। अब हम प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं, ठीक है। चलिए, प्रश्न नंबर 2 में प्रारंभिक बाल्यावस्था में कौन सी विशेषता अधिक प्रमुख हो सकती है? सोचिए, ये भ्रूणावस्था के बाद प्रारंभिक बाल्यावस्था में आया है। प्रारंभिक बाल्यावस्था में कौन सी विशेषता अधिक प्रमुख हो सकती है? जिज्ञासा और कल्पना, या वृद्धावस्था, कार्यस्थल का अनुभव, या राजनीतिक समझ? बताओ। तो जिज्ञासा और कल्पना होगा। क्यों? क्योंकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में ही तो बच्चा जिज्ञासा करेगा और कल्पना करेगा कि ये क्यों होता है, पापा ये क्यों होता है, ये कैसे होता है और ये कब होता है, आखिर ये क्यों होता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था में ही तो होता है, शैशवावस्था में थोड़ी होता है। शैशवावस्था में बच्चा एक आप दूसरे से कनेक्ट करने की कोशिश करता है, अपने आप को सहज असहज मालूम करता है, ठीक है। बताओ। अब प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं। किशोरावस्था को सामान्यतः किस रूप में समझा जाता है? बाल्यावस्था और वयस्कता के बीच संक्रमण काल, केवल शारीरिक वृद्धि की अवस्था, केवल भाषा की अवस्था, या वृद्धावस्था की अवस्था? तो आप समझ सकते हैं इन तीनों में कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें केवल आ गई है। केवल शारीरिक वृद्धि की अवस्था बिल्कुल नहीं हो सकती है, केवल भाषा की अवस्था बिल्कुल नहीं हो सकती है, वृद्धावस्था की अवस्था शुरुआत बिल्कुल नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि जो किशोरावस्था क्या होता है, बाल्यावस्था और मतलब वयस्कता, इनके दोनों के बीच में होता है किशोरावस्था। तो इन दोनों के बीच में किशोरावस्था होने की वजह से क्या होगा, बाल्यावस्था और वयस्कता के बीच संक्रमण काल है ये, ठीक है। संक्रमण फैल रहा है बच्चे में, तो यही तो है किशोरावस्था। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की, ठीक है। प्रश्न नंबर 4 में क्या कह रहा है कि एक किशोर के भावनात्मक व्यवहार में बदलाव दिखाई देने पर शिक्षक को क्या करना चाहिए? एक किशोर, किशोर मतलब वही किशोरावस्था में बच्चा है, किशोर के भावनात्मक व्यवहार में बदलाव दिखाई देने पर शिक्षक को क्या करना चाहिए? मैं कुछ देर पहले आपको बताया था कि एक अच्छा शिक्षक कौन होता है किशोरावस्था के दौरान, जो उसे अच्छे से समझे। उसे दंड देना चाहिए यहाँ लिखा है? तो बिल्कुल नहीं।
उसका मजाक बनाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। उसकी विकासात्मक अवस्था को समझते हुए संवेदनशील व्यवहार करना चाहिए, यही सही है। उसे कक्षा से बाहर कर दें? बिल्कुल नहीं। आप बिल्कुल समझ सकते हैं अच्छी तरह से। उसकी विकासात्मक अवस्था को समझते हुए संवेदनशील व्यवहार करना चाहिए, जिस प्रकार से बच्चा जो है सहज महसूस करे, जिसको सही लगे, ठीक है, ऐसा व्यवहार शिक्षक को करना चाहिए। तब जा करके वो जो है बच्चा अपनी सही स्थिति में पहुंचता है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा बाल विकास की अवस्थाओं को समझना शिक्षक के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। अब बताओ, कमेंट करो आप लोग, ठीक है, कमेंट कीजिए। बाल विकास की अवस्थाओं को समझना शिक्षक के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, ताकि सभी बच्चे को एक जैसा पढ़ाया जा सके। बताओ, बाल विकास की अवस्थाओं को समझना यही है कि ताकि सभी बच्चों के साथ पढ़ाया जा सके, ताकि बच्चों की विकासात्मक आवश्यकताओं को समझ करके उचित शिक्षण दिया जा सके, ताकि बच्चों की तुलना की जा सके, ताकि केवल परीक्षा की तैयारी कराई जा सके। बताओ, ये तो बिल्कुल नहीं है। ताकि सभी बच्चों को एक जैसा पढ़ाया जा सके, एक जैसा पढ़ा सकते हैं कभी? बिल्कुल नहीं। ताकि बच्चों की विकासात्मक, ये समझिए, विकासात्मक आवश्यकताओं को समझ करके उचित शिक्षण दिया जाए। ये देखिए, उचित शिक्षण, जिसको जिस प्रकार की आवश्यकता हो वही शिक्षण दिया जाए। तो यही बाल विकास की अवस्थाओं को समझना शिक्षक के लिए बहुत महत्वपूर्ण रखता है, ठीक है। अब हम जो है आज की पूरी क्लास एक लाइन में समझते हैं। कैसे? जन्म से पहले विकास शुरू होता है। ब्रीफ में बिल्कुल समझिए और अच्छे से समझ लीजिए। जन्म से पहले ही विकास शुरू हो जाता है, शैशव में आधार बनता है, बाल्यावस्था में भाषा जिज्ञासा और सामाजिक पहचान बढ़ती है, और किशोरावस्था में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा भावनात्मक बदलावों के साथ पहचान का विकास होता है। तो यही पांचों अवस्था में यही बहुत महत्वपूर्ण मेन था, ठीक है, इसके अलावा और कुछ नहीं था। तो यही हो गया। अब हम अपनी क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आई होप, आशा करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और इसी के साथ हम ये भी मतलब कोशिश करते हैं, आप सबसे आग्रह करते हैं कि जो है सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए वीडियो को, वीडियो पसंद आती हो तो, और शेयर साथियों से जरूर कीजिए, ताकि और सभी लोगों के पास पहुंच जाए, ताकि उनका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो सके, ठीक है। और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जो है आपको अच्छे से बेल आइकन इसका मिल जाए, नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है, ताकि आप जो है कोई क्लास मिस ना करें, ठीक है। चलते हैं अब, बाय बाय, जय हिंद साथियों।